नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान से लगातार खबरें आ रही हैं और ईरान से जो खबरें आ रही हैं उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि जेन जी रिवॉल्यूशन वहां पे शुरू हो गया है। जनता सड़क पे आ गई है, खामनेई को सत्ता से हटाना चाहती है और इस तरह की तमाम सारी वो बातें जो अमेरिका और इजराइल दरअसल चाहते हैं। बात करूंगा ईरान में जो चल रहा है उस पर बात करूंगा, उसकी वजूहात पे भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले कल आया ट्रंप का एक बयान जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये बयान क्या कह रहा है? ये बयान ये कह रहा है कि वहां पे प्रोटेस्ट चल रही हैं और अगर ईरान सरकार उसको दबाने की कोशिश करेगी, उस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करेगी और उसके लिए गोलियां चलाएगी, तो ट्रंप यानी कि या अमेरिका प्रशासन जो है वो मदद करेगा, वो खामोश नहीं बैठेगा, ईरान में मदद करेगा प्रदर्शनकारियों की। अब आप जरा सा देखिए, हर जगह दुनिया में जहां आंदोलन होता है सरकार उसको दबाती है, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो चाहे पाकिस्तान की बात हो। पाकिस्तान में इतना बड़ा मूवमेंट इमरान के समर्थन में चला, तब तो एक बार नहीं कहा हमारे ट्रंप साहब ने कि अगर सरकार ने इसको रोका तो हम बंदूक भेजेंगे, हम बम भेजेंगे, हम सरकार के खिलाफ करेंगे। इवन अमेरिका के अंदर कितनी बार उन्होंने जो वहां पर एहतजाज होते हैं उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन ईरान में वो कह रहे हैं कि सरकार अगर इसको रोकने की कोशिश करती है तो वो अमेरिका के थ्रू मदद भेजेंगे। बहुत सीधी सी बात है कि ईरान के ऊपर जंग वो लादने की कोशिश करेंगे। और इस बयान से ये बिल्कुल क्लियर हो गया, जो ही ये बयान आया इस बयान के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि ईरान के अंदर प्राइस इंक्रीज को लेकर, प्राइस फ्लक्चुएशंस को लेकर, जो वहां मुद्रा है, करेंसी की वैल्यू को लेकर जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, जो एंटी रेजीम नहीं था, जिसको सत्ता नहीं हटानी थी, और जिस आंदोलन के शुरू होने के तुरंत बाद पेजेश्कियन ने कहा कि हाँ हम जानते हैं प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है और हम इस मिसमैनेजमेंट को दूर करेंगे, आंदोलनकारियों को बुलाकर बात किया, बहुत सारी तस्वीरें आई, वीडियोस आए। तो किसी भी देश के अंदर महंगाई को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर आंदोलन होते हैं और ईरान के जो हालात हैं उनके खराब होने की वजह बहुत साफ है। ईरान पे लगातार सैंक्शन लगाए गए हैं। ईरान अपना जो माल है, अपना जो तेल है, अपना जो सामान है, हथियार है, वो दुनिया को बेच नहीं सकता है, दुनिया से जो खरीदना चाहे वो खरीद नहीं सकता है। तो इंटरनेशनली उसको आपने बिल्कुल किनारे करके रखा हुआ है और यही वजह है कि उसकी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, वहां मार्केट लगातार खराब हुआ है। बिल्कुल क्लियर है, जहां भी आप सैंक्शन लगा देंगे, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो ईरान हो या कोई भी मुल्क हो, जिस पर आप इस तरह के सैंक्शन लगा देंगे कि वो इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो कर ही ना पाए, मनपसंद जगह पर बेच ही ना पाए, पैसा डॉलर वहां ना पहुंचे, तो वहां प्रॉब्लम्स होनी होनी है। वो ईरान में प्रॉब्लम आई है और आज से नहीं है, 10 साल से प्रॉब्लम है, लगातार बल्कि ज्यादा वक्त से प्रॉब्लम है और वो लगातार उसको मैनेज कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो आई, जिस तरह से खबरें आनी शुरू हुई, जिस तरह से विरोध होना शुरू हुआ, हालत ये हुई कि सुलेमानी साहब का जो कब उनकी जो कब्र है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और भी बहुत सारी आईआरजीसी के वहां का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके ऑफिसेस पे हमला हुआ और भी जो बहुत सारे हमले हुए, उनको देखते हुए मुझे शक होने लगा था कि ये सारा खेल अंदरूनी नहीं है। इस खेल में कहीं ना कहीं इजराइल का, मोसाद का और अमेरिका का हाथ है। और आप इनकी बेशर्मी देखिए कि दूसरा तीसरा दिन होते होते जब इनको ये दिखा, जैसे आज मैं देख रहा था इराक का एक बंदा जो तेहरान में था और तेहरान से वो वीडियो बना रहा था और पूछ रहा था कि बताइए कहाँ कौन सा एहतजाज हो रहा है, कौन सा विरोध हो रहा है। उसका कहना ये था कि बहुत सारे फर्जी वीडियोस, बहुत सारी इस तरह की चीजें दुनिया भर में चलाई जा रही। जो लोग फलस्तीन का मेरा कवरेज या इंटरनेशनल कवरेज देखते रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं लगातार कहता हूं कि गोदी मीडिया सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। दुनिया की जो सबसे बड़ी गोदी मीडिया है वो तो अमेरिका और यूरोप में है। और जो ही अमेरिका या यूरोप में कोई इस तरह की खबर लगातार आने लगे, आप ये बात समझ लीजिए कि इस खबर के पीछे कुछ और है। इस खबर के पीछे मोसाद है, इस खबर के पीछे अमेरिका है, वहां का प्रशासन चाहता है ये खबरें जाए। और जहां पे रेजीम ये चेंज नहीं कर पाते हैं, जहां सत्ता नहीं बदल पाते हैं, वहां इस तरह की साजिशें लगातार होती हैं। अब मैं आपको एक एक करके एक एक चीज दिखा रहा हूं, देखते जाइए, आप खुद समझ जाएंगे कि ईरान में क्या करने की कोशिश की जा रही है। आपके सामने मैंने ट्वीट खोला हुआ है माइक पॉम्पियो का। माइक पॉम्पियो जो है वो मोसाद के एक्स चीफ है, मोसाद के हेड रहे हैं, इसराइल की मोसाद के हेड रहे हैं। उसमें वो
जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन कहाँ खत्म करते हैं? खत्म करते हुए लिखते हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी ईरानियन इन द स्ट्रीट्स, आल्सो टू एवरी मोसाद एजेंट वॉकिंग बिसाइड्स देम। यानी हर ईरानी को जो सड़क पे है, जो आंदोलन में शामिल है, जो एहतजाज में शामिल है, हर उस ईरानी को मुबारकबाद दे रहे हैं और उसके साथ साथ मोसाद के जो एजेंट उनकी मदद कर रहे हैं, उनको भी मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मोसाद जो है, वो ईरान में किसी तरह से सत्ता बदल जाए, इसके लिए कोशिश कर रहा है। दूसरा जो मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, वो रजा पहलवी का दिखाता हूं, मोहम्मद रजा पहलवी, जो ईरान के शाह के खानदान से आते हैं और बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। जब इजराइल और ईरान की 12 रोजा जंग भी हुई थी, तो भी ये कोशिश की गई थी कि किसी तरह से ईरान में रजीम बदला जाए, खामनेई को गद्दी से हटाया जाए और खामनेई की जगह किसी भी तरह से रजा पहलवी को वहां की गद्दी पर बिठा दिया जाए। ये कोशिश उस जमाने में भी हो रही थी। रजा पहलवी जो है, वो अमेरिकी इमदाद के भरोसे अमेरिका में रहते हैं और वहां से ईरान के खिलाफ दुनिया भर के बयान देते रहते हैं। ईरान के खिलाफ क्या, ईरान की रजीम के खिलाफ बयान देते रहते हैं और दुनिया भर में अमेरिका, इंग्लैंड उनको ऐसे पेश करते हैं जैसे वो ईरान के सच्चे नेता हों, वही ईरान के अगले राष्ट्रपति बने। आपको मैं यहां बता दूं, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी क्यों हुई थी, क्योंकि शाह के जमाने में ईरान का जितना तेल था, ईरान के जितने संसाधन थे, वो सारे के सारे अमेरिका और इंग्लैंड खुली लूट करते थे। उसका कोई भी मालिकाना ईरानियों के पास नहीं था। इसीलिए जब रिवॉल्यूशन हुआ और इनके बाप को यहां से भगा दिया गया, तब जाकर ईरान ने अपने संसाधनों पर कब्जा किया और यही एक वजह है जिसके वजह से अमेरिका पसंद नहीं करता है। ये कहेंगे वहां कट्टरपंथ है, वहां इस्लाम है। अरे भाई, पूरे मिडिल ईस्ट में शाही है, डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। तो वहां से अलग से डेमोक्रेसी की डिमांड आपको कहां से आ रही है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहलवी साहब का ट्वीट आता है और उस ट्वीट पर आप देखेंगे दुनिया भर में जो एंटी ईरान लीडर्स हैं, उसको रिट्वीट करते हैं, कोट करते हैं, वहां कमेंट करते हैं। ट्रंप का ट्वीट मैंने बताया आ ही चुका है, तो आप कड़ियां जोड़ लीजिए। आप कड़ियां जोड़ लीजिए कि एक्स मोसाद का चीफ, शाह रजा पहलवी और ट्रंप तीनों अगर एक ही लैंग्वेज में ट्वीट कर रहे हैं, तो बहुत साफ समझने की जरूरत है कि ईरान में शुरुआती जो गुस्सा था, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, शुरुआती जो गुस्सा था जिसमें बाजार में कई दुकानें बंद हुई, जिसकी वजह से लोग नाराज हुए, बाहर निकले, सड़क पर आए, प्रदर्शन किए, लेकिन वो हिंसक नहीं था। उसमें बहुत तोड़ फोड़ नहीं हुई, उसमें सरकार से डिमांड की जा रही थी और वो उनका हक है। वहां तक तो ठीक था। लेकिन उसके बाद जो ये शुरू हुआ है, जिसमें हिंसा की गई, लोगों के हाथ में हथियार देखे गए, सरकार बदलने के नारे देखे गए, आईआरजीसी जो वहां का इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसके बारे में इजराइल जानता है, 12 रोजा जंग में इजराइल को जिसके ताकत का एहसास हुआ है, उसके लोगों के ऊपर हमला हुआ। हुसैन सुलेमानी जो शहीद हुए थे, उनके कब्र पे जाकर हमला हुआ। ये सारा कुछ जब होना शुरू हुआ तो मेरा कान ठनका, मेरा दिमाग ठनका कि ये हो क्या रहा है। संयोग से मैं इस समय मिडिल ईस्ट में ही हूं, तो यहाँ के अखबारों में तो कुछ खास है नहीं, लेकिन हाँ, मैं देख रहा था लगातार। इसके बाद मैं अगली चीज आपको दिखाता हूं, इजराइल के अखबार। पहला अखबार जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो है जेरूसलम पोस्ट। जेरूसलम पोस्ट आप जानते हैं, पूरी तरह से ज़ायनिस्ट अखबार है, पूरी तरह से इजराइल का गोदी मीडिया है, सरकारी मीडिया है, आप जानते हैं। मोसाद स्पर्स ईरान प्रोटेस्ट, सेज एजेंट्स विद डेमोन्स्ट्रेशन इन फारसी मैसेज। यानी मोसाद का जो फारसी वाला ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट है, वहां से फारसी में जानबूझ के मैसेज किए गए ताकि ईरान के लोगों के समझ में आए। और मोसाद जो है, इस पूरे के पूरे, ये पूरा का पूरा जो वहां पे एहतजाज चल रहा है, उसको भड़काने में अपना रोल निभा रहा है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये जेरूसलम पोस्ट कह रहा है। इस पोस्ट की अगर खबर आप देखिए तो कहते हैं, ऑन मंडे द मोसाद यूज्ड इट्स ट्विटर अकाउंट इन फारसी टू इनकरेज इरानियंस टू प्रोटेस्ट द इरानियन regime, टेलिंग देम दैट इट विल ज्वाइन देम ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशंस। यानी ईरान में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और मोसाद यानी इजराइल उसको ज्वाइन करेगा, इजराइल उसमें शामिल होगा। अब जरा कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर कोई एहतजाज हो रहा हो और चाइना से अगर ये खबर आ जाए कि चाइना उस एहतजाज में शामिल होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कि ये इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन है, जिसमें किसी देश के मामलात में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन ईरान, ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए एक इतना बड़ा सरदर्द बन गया है कि ये किसी भी तरह से ईरान के अंदर रिजीम चेंज करना चाहते हैं। 12 रोजा जंग की
उस समय बहुत इनका मन था, इन्होंने सारे सीनियर साइंटिस्ट को मारा, सीनियर ऑफिसर्स को मारा और ये चाहते यही थे कि कैसे भी ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो जाए, लेकिन 12 रोजा जंग में इनको मुंह की खानी पड़ी। रेजीम नहीं चेंज कर पाए तो अब अंदर से डिस्टरबेंस क्रिएट करके जैसे नेपाल में इन्होंने किया, जैसे बांग्लादेश में इन्होंने किया, वैसे ही ईरान में रेजीम चेंज करना चाहते हैं। लेकिन ईरान की आवाम थोड़ी अलग है। सुलेमानी साहब का जिक्र किया था मैंने, उनकी बरसी है और आज तेहरान से वीडियो आ रही है कि जितने लोग प्रोटेस्ट में दिख रहे थे उससे कहीं ज्यादा लोग, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं सुलेमानी साहब की बरसी मनाने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहां से कई सारे नेताओं का बयान आए और लोकल लोगों के भी बयान आए कि ये जो आंदोलन है इसमें जो जेन्युइन सवाल हैं, चाहे वो रोजगार के सवाल हों, चाहे वो महंगाई के सवाल हों, इन सवालों पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सरकार बदलने, रेजीम चेंज करने जैसी कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो बिल्कुल नॉर्मल है, दुनिया की कोई भी सरकार ऐसी नहीं हो सकती है कि रेजीम बदलने के लिए कोई आंदोलन हो और उस आंदोलन को स्वागत करे। ऐसा कहीं नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर कोई मोदी सरकार पलटने के लिए आंदोलन शुरू हो जाए तो क्या-क्या होगा, वो आप सोच सकते हैं। कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा, कितने लोगों को गोली मारी जाएगी, कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा, वो सब आप जानते हैं। और तब अमेरिका या ट्रंप को ऐसा कुछ नहीं सूझेगा कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की कोई बात करे। लेकिन ईरान को लेकर सबको नशा है कि कैसे भी चीजें बदलें, कैसे भी वहां सरकार बदले। अब होगा क्या फाइनली, ये सोचने वाली बात है। देखिए, ईरान का अगर आप हालिया इतिहास देखें, पिछले 15-20 साल देखें, तो हर 3-4 साल पर किसी न किसी बात पर इस तरह के मूवमेंट खड़े होते हैं। चाहे वो पर्दे के मामले पे मूवमेंट खड़ा हो या इसके पहले भी कई तरह के मूवमेंट खड़े हुए हैं। और ये सारे मूवमेंट सब जानते हैं कि जेन्युइन इशू हो सकता है, पर्दे का मामला जेन्युइन था। लेकिन सब जानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट था, इसके पीछे इज़राइल का सपोर्ट था और बाकी लोगों का सपोर्ट था। आप खुद सोच के देखिए कि बाकी जो मिडिल ईस्ट के मुल्क है, वहां तो कभी पर्दे के खिलाफ इस तरह से आंदोलन नहीं चला, रूल तो हर जगह है। वहां पे इसलिए चला क्योंकि अमेरिका चाहता था, क्योंकि इज़राइल चाहता था, क्योंकि मोसाद चाहता था। आंदोलन चला 6 महीने, ईरान को जम के बदनाम किया गया, जितनी वेस्टर्न गोदी मीडिया है सब में खूब जम के खबरें निकली और उसके बाद वो आंदोलन खत्म हो गया। 12 रोजा जंग के दौरान भी ये उम्मीद सबको थी कि ईरान के अंदर से एक मूवमेंट खड़ा हो जाएगा, लोग ईरानी रेजीम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और जब खड़े हो जाएंगे तब ये आसान हो जाएगा कि वहां पे रेजीम को बदला जाए। लेकिन देखा हमने उल्टा, 12 रोजा जंग जो होती है उसमें ईरानी रेजीम के साथ लोग और ताकत के साथ आ जाते हैं। वो लोग जो ईरानी रेजीम को लेकर थोड़ा नाराज भी थे, कोई पर्दे के इशू को लेकर, कोई किसी चीज को लेकर जो थोड़ा नाराज भी था, जब मुल्क पे बात आई तो पूरा ईरान एक साथ खड़ा होता है और इसराइल को मुंह की खानी होती है। अब इस बार क्या हो सकता है? वही दो संभावनाएं हैं। पहली बात तो ये कि 10-15 दिन बाद आपको ये आंदोलन कहीं दिखाई ना दे, ईरान में चीजें नॉर्मल हो जाए। ईरान कोशिश भी कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहा है और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ईरान के सामने ये समस्या तो है ही कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। इसलिए अगर ईरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, वो अर्थव्यवस्था को ठीक-ठाक करने में सफल हो जाती है, लोगों को थोड़ी राहत देने में सफल हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आंदोलन 2, 4, 10 दिन, 15 दिन में खत्म हो जाएगा और उसके बाद ईरान में जो चल रहा है, वो चलता रहेगा। अब उसके बाद इज़राइल अगर हमला करता है, तो वो अलग बात है। दूसरी संभावना ये है कि अमेरिका और इज़राइल अपनी साजिश में सफल हो जाएँ और ईरान में सरकार गिर जाए। ऐसे में ईरान लूट का एक और अड्डा बन जाएगा और वहां पर जितने रेजिस्टेंस के आंदोलन चल रहे हैं, वो सारे रेजिस्टेंस के आंदोलन बेहद कमजोर होंगे। अब फैसला तो ईरान के लोगों को ही करना है कि अपनी रजीम के साथ रहना है या फिर मुखालिफत करनी है। शाह रजा पहलवी जो जाहिर तौर पर दलाल होगा इज़राइल और अमेरिका का, अगर कभी सत्ता में आएगा तो वो सिर्फ अमेरिका और इज़राइल के लिए ही काम करेगा। उसको सत्ता में लाना है या खामनेई साहब और वो परंपरा जो वहां पे रेजिस्टेंस की परंपरा है उसको बनाए रखना है, ये तो ईरान की जनता ही फैसला करेगी। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ, मेरी कई लोगों से बात हुई, कोम में हमारे दोस्त हैं जिनसे बात हुई, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आकिब साहब जिनको हम कई बार लेके आए हैं ईरान पर बात हुई है, उनसे बात हुई। इसके अलावा भी कई सारे लोगों से बात हुई। अभी फिलहाल किसी को ये उम्मीद नहीं है कि ईरान में कोई रेजीम चेंज हो सकता है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल ईरान पर नजरें बनाए रखने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि लूट के लिए, अपनी पसंद की सरकार पाने के लिए इज़राइल और अमेरिका कैसे खुलेआम जितने नियम कानून हैं दुनिया के, सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी और मुल्क में हस्तक्षेप ना करने का जो मामला है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहां की जासूसी एजेंसी सीधे लिख रही है, कह रही है, वहां के अखबार कह रहे हैं कि
वहां की जासूसी जो एजेंसी है मोसाद, वो सीधे इसमें हस्तक्षेप कर रही है। ये सब कितना खतरनाक है, ये भी दुनिया को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो आज ये ईरान के साथ हो रहा है, कल दुनिया में किसी मुल्क के साथ हो सकता है। अगर आप ऐसी खुली गुंडागर्दी करने की छूट अमेरिका और इसराइल को दे देंगे, तो यकीन जानिए दुनिया में कोई भी मुल्क खुद मुख्तार नहीं रह पाएगा। जहां भी इनकी मुखालिफत होगी, जहां भी इनको नापसंद किया जाएगा, वहां ये ऐसी ही हरकत करेंगे। वेनेजुएला में कोशिश कर रहे हैं, क्यूबा में कोशिश कर रहे हैं, ईरान में कोशिश कर रहे हैं, जहां भी इनकी नापसंद की सरकार है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता को ये सोचना होगा कि सरकारें आपके हिसाब से चलेंगी या फिर अमेरिका और इजराइल के हिसाब से। इन दिनों बाहर हूं मैं, फिर भी कोशिश करता रहूंगा आप लोगों को जो कुछ होता है उस पर अपडेट करते रहने की। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। जरूरी लगे तो देश दुनिया में अपने दोस्तों को पहुंचाइए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में मैं एक अपील करता हूं कि अगर पॉसिबल हो तो हमारी ताकत बने, हमारे मेंबर बन के। मेंबर बनना आसान है, जो आप क्यूआर कोड देख रहे हैं इसको स्कैन करके हमारे मेंबर आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन है या पिन कमेंट है उसके लिंक को फॉलो करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। आपकी मेंबरशिप हमें जबरदस्त ताकत देती है। 3 रुपए रोज से कम में आप हमारी ताकत बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।